12। तो हमारी कविता है अगली बनारस। इस काव्य को अब हम पढ़ेंगे। इसका प्रसंग मैंने आपको कल बताया था, पिछले वीडियो में बताया था, एक बार फिर से आपको बता दूंगी। तो काव्य शुरू करती हूँ। इस शहर में वसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मडवा डी की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। इन पंक्तियों में कवि ने प्राचीन शहर बनारस की संस्कृति वैभव का वर्णन किया है। उसके परिप्रेक्ष्य में वहाँ वसंत ऋतु का आगमन कैसे होता है इसका चित्रण किया है। वसंत के मौसम में उठ रही जो आंधी है उसका बिंब आत्मक वर्णन किया है, चित्रात्मक वर्णन किया है। ठीक है, तो वह व्याख्या देखिएगा कि इस शहर में वसंत अचानक आता है। तो कवि कहता है कि बनारस शहर में वसंत का आगमन अचानक ही हो जाता है। मैंने देखा है जब आता है तो लहर तारा या मडवाडी की तरफ से आता है। तो कवि ने देखा है कि जब यह वसंत आता है तो बनारस के लहर तारा या मडवाडी मोहल्ले की ओर से एक धूल भरी आंधी उठती है। तो एक मोहल्ला है जहाँ पे धूल की आंधी उठने लगती है जब वसंत ऋतु का आगमन होता है। हवाएं जब तेज चलती हैं तो धूल आंधी की तरह उड़ने लगती है, और इस महान पुराने शहर और उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। उस समय इस महान पुराने शहर के प्रत्येक भाग में धूल ही धूल भर जाती है। जिस प्रकार अंधर उठने पर व्यक्ति के मुंह में भी धूल चले जाने से जीभ में किड़किड़ी होने लगती है, उसी प्रकार मानो इस महान पुराने शहर की जीभ भी धूल से भरकर किड़किड़ाने लगती है। तो यहाँ पे मानवीकरण कर दिया गया है एक शहर का मानव से, जहाँ पे धूल जो है उसकी जीभ में किरकिराने लगती है। जिस तरह से व्यक्ति मनुष्य के मुंह में अगर धूल चला जाए और जीभ में किरकिरी लगती है, उसी प्रकार वसंत ऋतु के आने से इस शहर में, बनारस शहर में, इसकी जीभ किरकिराने लगती है। मतलब हर तरफ धूल ही धूल दिखने लगता है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि बनारस में वसंत के आगमन में या मौसम में आंधी के कारण संपूर्ण वातावरण धूल से भर जाता है। इस प्रकार धूल का बवंडर उठने के साथ यहाँ वसंत का प्रारंभ होता है। तो बनारस में वसंत का प्रारंभ धूल की आंधी उठने से होता है। विशेषता, कवि ने वसंत के आगमन पर बहने वाली फागुनी हवा का चित्रात्मक वर्णन किया है। यहाँ पे फागुनी हवा का वर्णन किया गया है। अचानक आता में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। शब्दों का चयन बहुत सटीक और प्रभावपूर्ण है, और काव्यांश में मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे मानव की तरह प्रस्तुत करके वसंत शहर को बताया गया है। जो है वह सुखबुकाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियाँ। आदमी दशाव मेद पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर। कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खाली पर। तो पहले प्रसंग को देख लीजिए, उसके बाद आपको मैं अर्थ बताऊंगी। इन पंक्तियों में कवि ने बनारस में वसंत के समय जागृति, उल्लास और नवीन चेतना के आ जाने का बहुत सुंदर वर्णन किया है। कवि को ऐसे समय में पत्थरों तक में नरमी का एहसास होने लगता है। हालांकि पत्थर नरम नहीं होते, पर वसंत ऋतु में नरमी का एहसास होने लगता है। तो कवि कहता है कि जब बनारस के वातावरण में वासंती हवा चलती है तो जो है सो है, अर्थात वह सब अस्तित्वमान हो जाता है, उसमें सुखबुकाहट होने लगती है। जो है अस्तित्वमान, जो भी चीज़ें हैं वह सुखबुकाता है, मतलब उसमें सुखबुकाहट, हलचल होने लगती है, यानी उसमें जागृति आने लगती है। जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियाँ, और जो अस्तित्वमान नहीं होता है, जिसमें चेतना नहीं होती है, उसमें भी नया अंकुरन होने लगता है। मतलब अगर कोई बीज नहीं उगा है तो वो भी बीज अंकुरित होने लगता है। आदमी दशवा मेद पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर। इस प्रकार विगत ही नष्ट हो गई चीज़ों या सफलताओं के बीच भी लोग नई उमंग और नए संकल्प से भर उठते हैं। तो यहाँ पे सारे लोग जो है वो नए संकल्प और उमंग से भर जाते हैं। कवि का तात्पर्य यह है कि वासंती हवा के स्पर्श से पूरा वातावरण जो है वो नया उल्लासित हो जाता है, उसमें नए जीवन का संचार होने लगता है।
आदमी अब जब दश्वमेध घाट पर जाता है तो वहाँ उसे गंगा नदी का स्पर्श करता हुआ घाट का अंतिम पत्थर और भी नरम लगता है। तो जब यहाँ पे कोई वसंत ऋतु में दश्वमेध घाट पर जाता है तो वहाँ पे जो आखिरी पत्थर है गंगा नदी के घाट पर, बिल्कुल आखिरी पत्थर, उसे जब वह छूता है तो वह और भी नरम और मुलायम महसूस होता है, अनुभव होता है। अर्थात समझ लीजिए कि आखिरी इंसान भी जो इस धरती का होगा, उसका जो पाषाण हृदय जो होगा, मतलब पत्थर का दिल, वह भी बिल्कुल नरम हो जाएगा। पाषाण हृदय व्यक्ति के व्यवहार में भी सहृदयता यानी कि दया आ जाती है। वहाँ घाट की सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में विचित्र सी नमी दिखाई देती है। और तो और यहाँ पे जो सीढ़ियों पर बैठे हुए बंदर दिखते हैं, उसके आंखों में भी एक अजीब सी नमी दिखती है। यह नमी क्या देखकर है? वातावरण की आने की खुशी देखकर है। और जो एक भिखारियों के कटोरे हैं, उसमें भी एक अजीब सी चमक आ जाती है। उसके निचाट खालीपन को भरते हुए उसमें भी एक चमक आ जाती है। भिखारियों के कटोरों का एकदम खालीपन भी एक विचित्र सी चमक से भरा हुआ दिखाई देता है वसंत ऋतु के आगमन में। इस प्रकार जीवन संघर्ष में लगे हुए दीनहीन व्यक्ति भी एक विचित्र सी उमंग से भरे हुए दिखाई देते। तो सभी में एक नया उमंग आ जाता है। क्यों? क्योंकि वसंत ऋतु का आगमन हो गया है, तो सभी लोगों में एक नई सी उमंग छा जाती है। बनारस में वसंत का आगमन संसारिक दुखों के विस्मित कर नव जीवन का संचार करता है। तो अब वसंत ऋतु का आगमन सब में नए जीवन का संचार भी करता है। काव्यांश में सरल सरस प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया गया है। इन पंक्तियों में चित्रात्मकता का गुण है। चित्र के अनुसार इसे दर्शाया गया। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है। बैठे बंदरों और एक अजीब में अनुप्लास अलंकार है। और पता डैश हो गया में विरोधाभास अलंकार है। तो यहाँ पे अलंकार का भी प्रयोग किया गया है जो विरोधाभास अलंकार है। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है और इसी तरह भरता है और खाली होता है यह शहर। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। जीवन के साथ मृत्यु का भी वर्णन मिलेगा अब आपको। इन पंक्तियों में कवि ने बनारस में वसंत के आगमन पर भिखारियों के कटोरों में विशेष चमक आ जाने की बात कही है और कवि ने शहर के भरने और खाली होने की भी बात कही है। यह स्वाभाविक है, जीवन शैली से हमें परिचित कराया है। मृत्यु और जन्म दोनों ही इंसानों के जीवन में आते हैं। व्याख्या देखिए, कवि पूछता है कि क्या तुमने कभी खाली कटोरे में वसंत का उतरना देखा है? अर्थात प्राय अभावग्रस्त लोगों को भी उल्लासपूर्वक खुशियाँ मनाते कहीं नहीं देखा होगा, परंतु बनारस में जब वसंत का समय आता है तो भिखारियों के चेहरे पर उमंग भरी चमक छा जाती है। तो उनके कटोरों में वसंत के उतरने का मतलब है कि उनके चेहरों पे एक उमंग सी चमक छा जाती है वसंत ऋतु में। कवि कहता है कि यह शहर इसी तरह से खुलता है, अर्थात यहाँ दिन का जो प्रारंभ है वो ऐसी ही खुशी के साथ होता है और हर दशा में प्रसन्न रहना बनारस का चरित्र है। तो हर दिशा में हर दशा में बनारस जो है खुश रहता है। लोगों को स्वाभाविक उमंग तथा आशा और जिजीविषा से यह शहर इसी तरह से भरता रहता है। तो लोगों की आशाओं से, स्वभाव की उमंग से यह जो शहर है, जीने की इच्छा से यह शहर जो है भरता रहता है। परंतु बिंबात्मक चित्रण भी किया गया है। यहाँ कवि ने शहर के भरने और खाली होने की बात कहकर यहाँ की स्वाभाविक जीवन शैली से भी परिचित हमें कराया। ये शहर भरता है, नया जन्म भी होता है और जो लोग यहाँ से गुजर गए हैं वो एक लाश बनकर इस शहर से चले भी जाते हैं। यह शहर इसी तरह खाली भी होता है। इसी तरह प्रतिदिन एक अंतहीन शव को उठाए हुए कंधे अंधेरी गली से निकलकर चमकती हुई गंगा की ओर ले जाते हैं, अर्थात वे मृत्यु रूपी अंधकार से मोक्षदायिनी गंगा के पास लेकर जाते हैं। जाकर शवों का दाह संस्कार करते हैं। तो जब किसी की मृत्यु हो जाती है, लेखक कहता है कि उसे अंधेरी गलियों से उठाकर ले जाते हैं गंगा की चमकती हुई किनारे की ओर, जहाँ उसका दाह संस्कार किया जाता है। कहीं चेहरे पर खुशी की चमक है तो कहीं दुख का मातम, कहीं सुख की अनुभूति है तो कहीं दुख का एहसास। दोनों का मिला जुला स्वरूप है बनारस। प्राचीन काल से ही यह अंतहीन सिलसिला जो है वो इस शहर में चला आ रहा है और यहीं स्वाभाविक दिनचर्या भी
कही जा सकती है। तो शहर भरता है लोगों की खुशियों से, जीने की इच्छा से, नए जन्म से, और शहर खाली होता है उन लोगों की मृत्यु से जो एक शव के रूप में गंगा की नदी की ओर मोक्ष पाने की चाह में ले जाए जाते हैं। इस तरह रोज राज चमकती हुई गंगा की तरफ इस कथन के द्वारा कवि ने जो है काशी और गंगा के सानिध्य से मोक्ष प्राप्त होने की आस्था का चित्रण किया है। तो मोक्ष हमें गंगा जी से प्राप्त होता है। रोज रोज में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, कव्यास चित्रात्मकता है, और पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार है। तो यहाँ पे मानवीकरण किया गया है इस काव्य में, मैंने आपको पहले ही बताया था, मानव की तरह इसे प्रस्तुत कर दिया गया है आपके सामने। तो बाकी का काव्य अगले वीडियो में।